आप बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा तो कर देते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, आप 9 बार प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपने कभी अपने उन एमपी से पूछा, अपने विधायकों से पूछा कि कितने लोगों का आपने हेल्प किया? आप तो आए थे मोदी जी 2014 में, तो आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब लोग गोद लेंगे गांव का। उस गांव का आपने पूछा कि क्या हुआ, गोद लिए हुए गांव की स्थिति क्या है, आपने पता किया? नहीं किया। मैं इस बात को बता रहा हूं ना, वो लोग हैं कि जो दुनिया के हर जगह हैं। बिहार के लोग आज इसीलिए ज्यादा परेशान हैं कि वो दूसरे को बनाने में खुद को मिटाना जानते हैं। लोग जब कॉल करते हो ये कोई नहीं पूछता है कि किसी का नंबर दीजिए या फिर नीतीश कुमार जी से बात करना है, लोग यही बोलते हैं उठाते ही तेजस्वी भाई का नंबर है या तेजस्वी जी का नंबर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास हो गया है, और ये विश्वास तभी हुआ है जब तेजस्वी ने पारदर्शिता बरती। तेजस्वी ने इस दौरान सोशल मीडिया का सबसे अच्छा यूज किया है बाबा, कि नेता लोग जो है नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद लोग गमछा दिखाना नहीं भूल रहे हैं, लेकिन कॉल लेना या फिर सोशल एक्टिविटी उनकी कम हो गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो रातों रात। जिस तरह से आज स्थिति हो गई है पूरे बिहार की, कल हमने लाइव कैमरा के माध्यम से आपको दिखाया था कि पूरे पटना में किस तरह से व्यवस्था है पुलिस की। रात में हम पूरे पटना के जगह जगह गए थे और वहाँ पर हमने आपको पूरा चौक चौबंद दिखाया था पुलिस वालों का, कितना सेफ हैं आप इस पटना राजधानी में। आज स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। मेन यहाँ पर लोगों को कोरोना का डर नहीं है, उससे ज़्यादा डर है भूखमरी का, भूख का डर है लोगों के अंदर। तो आज बाबा से जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, जिस तरह से टीम तेजस्वी कहीं ना कहीं दिख रही है, आगे आ रहे हैं और बाहर से लोग भी हमको वीडियो भेज रहे हैं कि टीम तेजस्वी के द्वारा उनके पास जो राहत सामग्री है वो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकार कहाँ है, जिसको हमने सत्ता में लाए हैं, जिसको वोट देकर कुर्सी पर बिठाए हैं, आखिर वो कुर्सी कुमार कहाँ है? रवि, सबसे पहले तो बिहार और बिहार की उस जनता को जो बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे जिस पद पर भी हैं, यदि आप लॉकडाउन में बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, अपने परिवार और परिजनों से दूर हैं, उसके बावजूद आप संयम बरते हुए हैं, 21 दिन उधर और 3 दिन इधर हो गए, इसका मतलब है कि आप 3 मई तक के लिए अपने आप को तैयार करने लगे हैं। और आपकी हिम्मत को मैं पहले तो प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं शुरुआत जो आपने प्रश्न खड़ा किया है उस प्रश्न की तरफ आता हूं कि तेजस्वी यादव क्यों, तेजस्वी यादव की क्या जिम्मेवारी है, क्या जवाबदेही है? उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार से पूछने का हो सकता है, लेकिन करने का काम तो सरकार का था जी, करना सरकार को था। सरकार के लोगों को हम लगातार फोन कर रहे हैं, सरकार के लोगों से हमने आग्रह किया है, अनुनय विनय किया है, हम लगातार पूछ रहे हैं ऋचा कि आखिर आप क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं, क्यों नहीं? आप बाहर निकलने से मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों के बीच में सोशली क्यों नहीं आ रहे हैं, सोशल माध्यम पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप, ऐसा नहीं है कि आपके घर में नेट नहीं आ रहा है, आप सुविधा संपन्न नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। कई नेताओं के पास तो लाखों लाख के मोबाइल हैं, जितना किसी घर के खर्च का होता होगा उससे ज्यादा तो आपके कुत्ते खा जाते होंगे। लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया नुस्खा चुन लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, तो आप जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जब ऐसे गमछी बांध करके निकलते हैं तो आपके डीपी पे कैसे चेंज हो जाता है सर? कैसे चेंज हो जाता है? यानी कि नेट आपके घर में आ रहा है, आप सोशल मीडिया में सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन लोगों से आप जुड़ना नहीं चाहते हैं, आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों से जी। बिहार की जनता ने झोली भर भर के 2019 में वोट दिया था ऋचा। हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अगर विपक्ष कमजोर हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है, ये बातें पहले कही जाती थी, लेकिन ये बातें अब देखने को मिल रही हैं। आप बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा तो कर देते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, आप 9 बार प्रणाम कर लेते हैं जी, लेकिन इन सब के बीच आपने कभी अपने उन एमपी से पूछा, अपने विधायकों से पूछा कि कितने लोगों का आपने हेल्प किया? आप तो आए थे मोदी जी 2014 में, तो आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सब लोग गोद लेंगे गांव का। उस गांव का आपने पूछा कि क्या हुआ, गोद लिए हुए गांव की स्थिति क्या है, आपने पता किया?
नहीं किया, नहीं किया। मैं इस बात को बता रहा हूं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं और भी मीडिया के लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, जिनमें हिम्मत है वो दिखा रहे हैं आपको। बाकी सब क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता है जी। पर हम लगातार लाइव में आ रहे हैं। लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि हाँ, हमको नीतीश कुमार जी की तरफ से फोन आया था, नीतीश कुमार जी के मंत्री की तरफ से फोन आया था, उनके कार्यकर्ता की तरफ से फोन आया था, मेरे घर खाना पहुंचा है। इक्के दुक्के गिने चुने लोग हैं जिनके चलते ये पूरा जो कुनबा है सत्ता में बैठे हुए लोगों का वो बच रहा है जी। आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप लोग अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। क्या जो लोग तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी भैया का नंबर दीजिए, लोग कह रहे हैं कि फलाने का नंबर दीजिए, ढिमकाने का नंबर दीजिए, हम तो लगातार लगा रहे हैं फोन। हमारे पास बाबा आपने कहा था कि बख्तियारपुर के विधायक का नंबर लगाया जाए स्टूडियो में, जो कल आप लाइव सेशन ले रहे थे। मैंने बख्तियारपुर के विधायक का नंबर लगाया, नंबर बंद आ रहा था। बिल्कुल रवि, हम सिर्फ यही बता रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो आपके लोग हैं। 2020 के चुनाव में आप उतरिएगा तो किस मुंह से उतरिएगा? आपके पास क्या रास्ता होगा? आप तो राजनीतिक लोग हैं, पैंतरेबाजी करते हैं, आपको तो मत दिया जाता है कि आप इनके साथ सत्ता बनाइए, आप बदल देते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, संविधान में भी बहुत सारा ऐसा रास्ता निकाला हुआ है जिस रास्ते से आप चोर दरवाजा अपने लिए पैदा कर लेते हैं। कानून भी ऐसा है कि कानून में बचने का भी, हम कई बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए कानून कुछ अलग ढंग से काम करता है और जो पैसे वाले नहीं हैं उनके लिए कानून अलग ढंग से काम करता है। जैसे आप एक सामान्य सी बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति पैसे की मजबूरी में अगर ट्रेन का टिकट नहीं लेता है, उसका जाना गंतव्य तक जरूरी हो, तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। और एक पैसा वाला माहौल उड़ाता है अपने पैसे के दम पर, उसी ट्रेन में बैठ करके, और रिजर्वेशन सीट उसको मिल जाती है अपने पैसे के दम पर, और वो गंतव्य तक पहुंचता है, उसको कोई जेल नहीं होती है। इन सब बातों के बाद रवि, सारी बातों को निकाल करके गई, यदि आप देख लें तो मुझे दुख एक ही बात का है कि ये 40 के 40, अब तो 40 में से एक जो विपक्ष के भी हैं उन पर भी मुझे तरस आ रहा है कि वो भी उसी दिशा में चल पड़े हैं। मोहम्मद जावेद, जिनको लेकर के किशनगंज के हजारों हजार लोगों ने हमें फ़ोन किया है, मैं लगातार उनको फ़ोन लगा रहा हूं, नहीं लग रहा है। मदन मोहन झा जी फ़ोन उठा रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने लाइव में आकर के ये बात कही थी कि जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने नंबर भी कई लोगों का मांगा और मैं लगातार उनको नंबरें भेज रहा हूं जी। उनके विधानसभा क्षेत्र के हों या फिर उनके संसदीय क्षेत्र के जो उनके जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन लोगों के पास मैं भेज रहा हूं। उनको सुविधाएं मिल रही हैं। कई लोगों ने आकर के कहा भी है जी कि हाँ, हमें सुविधा मिली है। जैसे सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं टीम अभिमन्यु ने जो किया, आपने देखा कि 2 दिन पहले लाइव सेशन में आकर के एक सज्जन नवीन कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने टीम अभिमन्यु से बात किया, आपके बात करने के बाद आपके लाइव में आकर के मैंने अपनी समस्या बताई और समस्या का समाधान हुआ। बिल्कुल। ऐसे कई लोग हैं जिनके समस्याओं का समाधान हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है हम खुद कर रहे हैं जी। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी खुद अपनी टीम के साथ, अतुल जी, ज्योति जी और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ, आप लोग खुद अपनी गाड़ियों में रखते हैं सामान और जहां आप लोगों को जरूरत होती है वहां लोगों को बांटते हैं। हमारा दायित्व, उत्तरदायित्व तो क्या है? हम सर्वाइव किसी तरह से अपनी पत्रकारिता में करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को वेतन देने के भी हमको लाले पड़ जाते हैं, नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम हिम्मत से काम करते हैं। और इस हिम्मत को लेकर के जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार को, सरकार के लोगों को तो हिम्मत करना पड़ेगा ना। आपको जिम्मेवारी है, आपको लोगों ने जिताया है। कई लोगों ने कहा भी है कि हमने नीतीश कुमार को जिताया था कि वो कठिन समय में हमारा साथ देंगे जी। लेकिन आज हमें देखने को क्या मिल रहा है? जो देखने को मिल रहा है वो कोई एडिटेड नहीं है, हम लाइव में आकर के बातें कर रहे हैं। आज जैसे चंद्र प्रकाश जी सामने आकर के हमारे लाइव सेशन से जुड़े, वही नहीं, टीम तेज प्रताप के लोग भी हमारे साथ सामने आकर जुड़े और उन्होंने कहा कि मैंने जो लालू किचन शुरू किया है, लालू रसोई जो शुरू किया है, उसमें 100 लोगों का खाना आपके तक भिजवा रहे हैं, बाबा आप लोगों को बंटवा दीजिए जी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के पहल सत्ता के लोग भी कर सकते हैं। सत्ता के बहुत सारे लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए भी बहुत सारे लोगों ने हमें फोन कॉल्स किया है।
मैं अंजुम आरा से मैंने बात किया है, उन्होंने भी बात किया है, अरिजीत शाश्वत से मैंने बात किया है, वो भी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों से कह रहे हैं अंजुम आरा के पास क्या पद है, वो एक अपने पार्टी की पदाधिकारी हैं, उससे ज़्यादा उनका क्या होता है, लेकिन वो सामने आकर के अपनी हिम्मत दिखा रही हैं। वो एक अच्छी नेता है, मैं पहले से जानता हूं उनको जी। उनका समाज के लोगों से और संवेदना के साथ वो लोगों के साथ जुड़ती भी हैं। मैंने कई बार उनसे बातें की हैं और मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में उनको देख चुका हूँ। अरिजीत शाश्वत की जहाँ तक बात कर रहे हैं, भले उन पर जितनी भी तोहमतें लगी हों कि हिंदूवादी हैं, ये है वो है, लेकिन भागलपुर का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो आप देखिएगा भूगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो भूगोल है, इतिहास है, वो हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब वाला वहाँ का भूगोल है। आपने भागलपुर को कई रूप में देखा होगा, कभी दंगे के रूप में देखा होगा, कभी प्रेम के रूप में देखा होगा। अरिजीत शाश्वत के ऊपर भले ही आरोप लगे हों, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम का सारा भेद मिटा करके सभी लोगों की मदद कर रहे हैं जी। मैं इन सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं जो अपने फोन बंद करके रखे हैं। क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो लोगों का फोन उठा सकें? क्या नीतीश कुमार जी के पास इतने भी लोग नहीं हैं कि बिहार के बाहर रहने वाले लोगों के लिए कुछ और नंबर जारी कर दें, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है? ऋचा, आप जब घूमती होंगी, लोगों से मिल रही हैं, इस परिस्थिति में भी सब कुछ भूल करके कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आपके साथ भी बहुत सारी समस्याएं आती होंगी और बहुत सारे अनुभव आपने भी मेरे साथ साझा किए हैं। हम आज इसी मुद्दे पर बैठे हुए हैं कि आखिर तेजस्वी को लोग क्यों खोज रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ फोन कॉल से तो आ रहे हैं, आप डील कर रही हैं लोगों से, आपके अनुभव क्या बताते हैं? जी बाबा, सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने पहले ही बताया कि नेता लोग जो हैं, नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद लोग गमछा दिखाना नहीं भूल रहे हैं, लेकिन कॉल लेना या फिर सोशल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद अगर उनका बोला जाए तो मतलब उनका पर्सनली वो यहाँ पे नहीं है, पटना में नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने एक टीम बिल्डअप किया है अपना। तेज प्रताप और तेजस्वी ये दोनों लगे हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने टीम बनाया है, पहला मुद्दा होगा मेरे ख्याल से जिसमें इतने प्रखर तरीके से और इतने अच्छे इन्होंने टीम बिल्डअप करके काम करना शुरू किया है। क्योंकि हम जब भी लाइव सेशन में जुड़ते हैं बाबा, लोग जब कॉल करते हैं ये कोई नहीं पूछता है कि किसी का नंबर दीजिए या फिर नीतीश कुमार जी से बात करना है, लोग यही बोलते हैं, उठाते ही तेजस्वी भाई का नंबर है या तेजस्वी जी का नंबर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास हो गया है और ये विश्वास तभी हुआ है जब तेजस्वी ने पारदर्शिता बरती है। तेजस्वी ने इस दौरान सोशल मीडिया का सबसे अच्छा यूज किया है बाबा, काम उन्होंने किया है। और जिस तरह से तेज प्रताप जी जो भी उनके पास कॉल्स आते हैं उसका डिटेल वो ट्वीट कर देते हैं और जो भी वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो उनसे संपर्क हो जाता है। तो ये चीज़ें दिखी है कि वाकई तेजस्वी ने काम किया। और टीम तेजस्वी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस ने सबसे पहले ये पहल की थी लोगों को देने की, या फिर ये मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने। उसके बाद तेजस्वी प्रकाश जिस तरह से काम करते थे। मैं इस पर जैसे बता दूं कि जब 25 तारीख को मैं बाहर निकला था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मदन मोहन झा जी को। मैं 25 तारीख को जब निकला था, आप लोगों को भी मालूम होगा ये एपिसोड, कि जब लोगों ने हमको लगातार फ़ोन करना किया, रवि तुम ही मेरे साथ थे, और मैं घर में किसी को बिना बताए घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ कि जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, पैर में फोले पड़ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लोगों की बातें हमारे तक फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आने लगी। कई रिपोर्टर्स हमारे जो बक्सर से लेकर के पटना तक के बीच में हैं, उन लोगों ने हमें फ़ोन किया कि चींटी की तरह लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे घर से निकल करके इन स्थितियों को देखना चाहिए। कोरोना है, अपनी जगह पर है, जब मरना होगा तो कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन हम अपने जिम्मेवारी और जवाबदेही को समझते हुए रवि के साथ हम निकल गए। मेरे साथ ज्योति जी भी थे, और हम निकले तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम निकले तो किस लिए निकल रहे हैं। एक तो रिपोर्टिंग, हमारा जो धर्म था वो हमको करना था कि लोग काहे आखिर बाहर निकल कर रहे हैं, जो निकल के जो लोग आए हैं छुप छुपा के या जैसे भी आ रहे हैं, क्या उनकी जांच हुई है कि नहीं हुई है। अगर जांच नहीं हुई है तो ये लोग कोरोना को कितना फैला सकते हैं, ये सब मेरे मन में उत्सुकता थी। लेकिन साथ में एक उत्सुकता ये भी थी जो सबसे ज़्यादा मानवीय संवेदना किससे जुड़ती है कि लोग भूखे प्यासे थे। हमने रवि को कहा कि रवि, एक मेरे परिचित हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि आपके यहाँ ब्रेड है, तो बोले बाबा रेडी हो रहा है, कितना चाहिए आपको। हम बोले 1000 पीस हमको ब्रेड हमारी गाड़ी में जा रहे हैं, लोग लोड करवा दीजिए, तो एडवांस पैसा देना होगा। हमने पैसा भी उनको दे दिया।
उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ मजदूर कम है और समस्या गंभीर है, इसलिए हम चाहेंगे कि पैसा हमको चाहिए। हमने वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, गाड़ी में हमने लोड किया और हम निकल पड़े। हमारे निकलने के बाद ये जो वीडियो मैं बहुत छुप छुपा के कर रहा था, मैं कहीं भी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन एक आध दो शॉट जो है उसी दौरान लोगों से बात करते हुए मैं कैमरे में कहीं कैद हो गया। और उस कैद होने के चलते कई नेताओं ने, कई जो शुभचिंतक मेरे हैं, कई हमारे पारिवारिक संपर्क वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे एक तरह से समझिए डांटने के तरह, मैंने उनका प्रेम है ये, उनका मेरे प्रति जो झुकाव है, उन लोगों ने डांटते हुए, जिसमें मदन मोहन झा जी भी थे, बोले कि हम लोग हैं, आप घर में रहिए। और उन्होंने फ़ोन किया हमारी पूरी टीम को कि आप लोगों ने बाबा को कैसे निकलने दिया। और मैं बता रहा हूं कि वो एक सिलसिला शुरू हो गया और वहां से मदन मोहन झा जी ने लोगों के हाथ का हेल्प करना शुरू कर दिया और इससे एक सिलसिला बना। हमने ये भी दिखाया था कि जक्कनपुर थाना ने किस तरह से काम किया, हमने ये भी दिखाया था। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे पास एक, ये पहला कोई अवसर नहीं था, ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कई अवसर हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने हमें फ़ोन किया है कि बाबा पटना में इन लोगों का फ़ोन आया था, यदि आप उनके पास राशन पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और रवि इस बात का गवाह है कि कई घरों तक हमने राशन पहुंचाए हैं जी। और ये जनप्रतिनिधियों ने हमें निर्देश दिया था कि फलाने जगह से हमारे पास फ़ोन आए हैं। आज भी खालिद मोहम्मद जो लगातार हमारे साथ अलग अलग लोगों को राहत बंटवा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम उनको बताते हैं वहाँ वहाँ राहत भिजवाते हैं। कभी कभी हमारे थ्रू भी राहत पहुँचता है, हम रिपोर्टिंग में जाते हैं तो कुछ लोगों तक हम पहुँचाते हैं। इन सब के बीच में अगर हम ये कहें कि क्या इस तरह का पहल, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ आप करें, आपके पास इतना ज़्यादा नेक्सस है, इतने ज़्यादा लोग हैं आपके पास कि आप उन सब चीज़ों को कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। आप साधन संपन्न लोग हैं, आप अपने जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो करोड़ों की आप संपत्ति अपनी दिखाते हैं। हम लोग छोटे लोग हैं, ऑफिस टूटा था तो हमने दिखाया था कि मेरी ऑफिस टूट गई है। ऑफिस बनाने के जो पैसा हम रखे थे, हमने उस पैसे से लोगों की, खैर मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं भावनाएं हैं ये निकल जाती हैं मुंह से, लेकिन सीधी सी बात यह है कि सरकार जितना भी कर रही है वो कम पड़ रहा है। और कम इसलिए पड़ रहा है कि सरकार ने जो नंबर जारी किए हैं उस नंबर पे फ़ोन कॉल्स का इतना दबाव, जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, आप देखती हैं, आप मेरे साथ बैठती हैं लाइव में, आप मेरे साथ लाइव में बैठते हैं तो देखते हैं कि मेरे तीनों चारों फ़ोन पे लगातार दो फ़ोन तो अलग रहता है। जब वो इंपॉर्टेंट होता है तो हम बात करते हैं, लोग वहीं से जवाब उनको दे दिया करते हैं। जो फ़ोन कॉल्स हमारे पास 3 पड़े रहते हैं उस पर इतना फ़ोन आता है कि मैं चाहूँ तो किसी को कॉल करना तो नहीं कर पाता हूँ जी, क्योंकि लगातार उस पर फ़ोन आने का सिलसिला जारी रहता है, जो 1 घंटा 1.5 घंटे का मैं सेशन करता हूँ। सरकार पर भी दबाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपने बात किया नीरज कुमार जी से, नीरज कुमार जी ने डाटा दिया। हम खुशनसीब हैं कि नीरज कुमार जी ने जो बात कहा वो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी हमारे बिहार के लोगों की ज़्यादा होती है, हम मेहनतकश लोग होते हैं, हम जमीन को सींच करके, जमीन को बेध करके हम अपने लिए अनाज उपजाते हैं, इससे कई लोगों का पेट हम भरते हैं। हम वो लोग हैं कि जो दुनिया के हर जगह हैं। बिहार के लोग आज इसीलिए ज़्यादा परेशान हैं कि वो दूसरे को बनाने में खुद को मिटाना जानते हैं, और वही कारण समय के देखते हुए मैं ऋचा से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो आज आंकड़े हैं बिहार के, आंकड़े क्या हैं अभी कोरोना से? बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कोरोना से बिहार में दूसरी मौत हो गई है आज, और वैशाली का ये शख्स था जिसकी मौत हो गई है। और इससे बड़ी बात है कि मौत के बाद ये पता चलता है कि जो शख्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलर हॉस्पिटल है पटना में, कंकड़बाग में, वहाँ पे इलाजरत थे वो, और वहाँ पे बहुत लोग उनके कनेक्शन में आए, कनेक्टिविटी हुई है बहुत लोग से, तो संपर्क में बहुत लोग आए हैं। तो अब प्रशासन के पास और खासकर बिहार सरकार के पास ये सवाल है कि अब इससे कैसे निपटे, क्योंकि जो होना था वो हो गया। ये बहुत बड़ी चूक है, अगर कोई भी मौत हो जाती है बहुत बड़ी चूक है, दुखद घटना तो है, लेकिन इसके बाद की क्या प्लानिंग होगी, अब बिहार सरकार इसमें लगी है। अभी तक जिस हिसाब से आंकड़े बढ़े हैं 83 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिकवरी भी हो रहा है बिहार में, रिकवरी रेट अगर देखा जाए वो भी काफ़ी सही है। लेकिन अभी के वक्त में जैसे लॉकडाउन 2 जब से लागू हुआ है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल है। पटना की बात करें तो पटना के सारे इलाके को सील कर दिया गया, और साथ ही 13 ऐसे ज़िले हैं जहां कोई ना कोई कोरोना का पेशेंट है, यानी 13 ज़िले कोरोना के संक्रमण में हैं। और आपको याद होगा कि संबोधन में पीएम ने कहा था कि जो भी ज़िले में अगर एक भी मरीज आ गया वहां पे छूट नहीं दी जाएगी। तो यानी कि 13 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल आपको छूट नहीं मिलेगा,
आपको घर में ही रहना है और कोई भी काम होगा उसके लिए पासेस बनवाने होंगे, आपको पास प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर आवश्यक होगा तभी वो पास मिलेगा। और पटना की बात करें तो यहाँ के सुल्तानगंज की बात अगर हम वहाँ कर ले तो वहाँ का जो नालंदा से एक शख्स आया था जो कि 7 दिन तक वहाँ रुका था, उसका ससुराल था वो। उस शख्स ने 7 दिन तक रुका तो कितने लोगों के संपर्क में आया, पुलिस उसको भी खंगालने में जुटी है। तो 2 चीजें हमारे पास है, एक तो वैशाली वाला जो शख्स है जो पटना के पॉपुलर हॉस्पिटल में था, और दूसरा नालंदा वाला जो कि सुल्तानगंज में। तो ये दोनों का जो रिकॉर्ड है जितने लोग के संपर्क में आई, वो फिलहाल अभी खोजने में प्रशासन और बिहार सरकार जुटी हुई है। अगर ये क्लैरिफाई हो जाएगा। एक जो बक्सर से जो मरीज मिले थे कल 2 बाबा, वो भी जिस स्कॉर्पियो से पटना आया था उसमें 6 लोग सवार थे, उनका भी एक तरह से देखा जाए तो उनकी भी जांच होनी है। बिल्कुल, तो अब जो भी डिपेंडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जांच पे डिपेंडेंट है। अब आगे क्या होगा ये जांच बताएगा। और बहरहाल जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सवाल तो है इनकी इतनी रफ्तार से, और जब लॉकडाउन 2 लागू होता है तो काफी रफ्तार तेज भी हो गया आंकड़ों का। तो ये सवाल है कि जिस हिसाब से पहले हम कह रहे थे कि हम हालांकि सुरक्षित हैं बाकी राज्य से, लेकिन अब नहीं, अब हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ना उसके अनुसार ये पता लग गया है कि अब हम स्टेज 3 में पहुंचने के बहुत नजदीक है। तो उससे अपने आप को बचाना है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि यही उपाय है। पासेस बनवाने या फिर पुलिस के डंडे पड़ने, ये इससे बहुत कुछ सुधार नहीं हो सकता है। सुधार सिर्फ एक से हो सकता है, वो है आपकी सोच। अगर आप अपनी सोच को सही कर लीजिएगा, अपने आप को समझा लीजिएगा, फिर हम अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रह पाएंगे और बिहार भी इससे लड़ पाएगा। क्योंकि आपके सोच को समझना वो आप ही जानते हैं। दूसरा लोग कुछ भी कर ले रवि, ये हमारी मंशा होती है। कोई भी मनुष्य होता है उसकी ये मंशा होती है कि वो अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे पुलिस के डंडे भी उसको रोक नहीं पाते हैं। और बिहार के लोग थोड़ा थेतर हैं, ये बात मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आई थी थेथरा ही दिख रही थी, तो आप थेथर मत बनिए, क्योंकि अब लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं, सवाल है और बचना हम ही लोग को है। तो बचिए खुद से और बिहार को बचाइए, इतना ही मैं कहूँगी अभी के लिए। जी, तो समय को देखते हुए बाबा यहीं पे सेशन को क्लोज करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से सरकार की नाकामियां कहीं ना कहीं दिख रही है, और साथ ही साथ जो विपक्ष में बैठे लोग हैं और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लगातार लोगों से संपर्क में है, उनको राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार जो 1000 रुपया दे रही है, क्या उससे पेट भर जाएगा? क्या सरकार, राशन की तो मैं बात ही छोड़ देता हूँ, राशन तो अभी तक कई जगह पे मिला भी नहीं है। जो फ्री का राशन बोला गया था कि फ्री में राशन दिया जाएगा, वो तो अभी तक कहीं मिला भी नहीं है। कुछ लोगों को वहाँ पैसा जरूर मिल गया है, किसान निधि योजना के थ्रू मिला है, या फिर आधार कार्ड वालों को जो भी आपका राशन कार्ड है, राशन कार्ड के द्वारा मिला है। तो ये सब पैसा 1000-2000 से लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद से निकलकर बाहर आना होगा। तो नीतीश सरकार जो काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं लोग इस वक्त नाखुश जरूर दिख रहे हैं। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिर बाबा लाइव आने वाले हैं आज शाम में 7 बजे के करीब, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब बाबा ऑनलाइन आए तो खबरें आपके पास पहुंच जाए और आप भी हमसे जुड़ सकें और लाइव में बाबा से बात कर सकें। तो बने रहे हमारे साथ, भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।